नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व इन्हें आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए, ये कई बार बताया जा चुका है और यह स्पष्ट भी है कि भारतीय अवाम ताकत दल समस्त भारत में और हमारे जो हमारे देशवासी हैं या हमारे भारतीय भाई बहन हैं, इनके बीच में भारतीयता का माहौल लाने की कोशिश अभी सीमित संसाधन जो कि सोशल मीडिया के, यूट्यूब के वीडियो के पैगाम के माध्यम से कर रहा है, निरंतर कर रहा है। हमारी आवाम भी इसमें शरीक हो रही है, उसको देख रही है। थोड़ी उसको देखने का जो विस्तार है अभी उतना नहीं है जितना इसको होना चाहिए और इसीलिए भारतीय अवाम ताकत दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से, आदरणीय भारतीय अवाम से ये निवेदन करता है, अनुरोध करता है कि इस वीडियो को देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी बजाइए। लाइक डिसलाइक तो अब आपके पसंद के अनुसार, उसमें भारतीय अवाम ताकत दल को कुछ नहीं कहना है। लाइक ये आपको पसंद आएगा तो लाइक करेंगे, अन्यथा डिसलाइक करेंगे या जो कुछ भी करेंगे, लेकिन इसका प्रचार बहुत जरूरी है। तो इसीलिए देखिए, दोनों बात सामने रखी जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी की जो जीत हुई वो सोशल मीडिया एक बहुत सशक्त माध्यम है, उसके जरिए हुई। दूसरी ओर इसी सोशल मीडिया का जो उपयोग भारतीय अवाम ताकत दल इस देश में भारतीयता के माहौल के लिए, भारतीय एकता के माहौल के लिए कोशिश कर रहा है, तो ये इसको आगे बढ़ाने में भी उसको आगे बढ़ाने में भी लोग उतने आगे नहीं आ रहे हैं। दोनों बात के साथ जानते हैं कि भाई सोशल मीडिया एक सशक्त माध्यम है। मान लीजिए उनको खुद नहीं आता तो उनके बच्चे तो जानकार हैं, वो तो बढ़ा सकते हैं। तो ये बढ़ाना जो है ये एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय आवश्यकता है, भारत की आवश्यकता है कि इस भारत में भारतीयता का माहौल हो। और यह आवश्यकता इसलिए भी और बढ़ जाती है कि इस भारतीयता के माहौल के विरुद्ध में और या इसको नष्ट करने के लिए तमाम शक्तियां, विशेष करके जो राजनीतिक दलों के वेश में, तथाकथित राजनीतिक दलों के वेश में, वो शक्तियां जो है बराबर सक्रिय हैं। इसलिए भी ये भारतीयता के माहौल को लाने के लिए जो भारतीय अवाम ताकत दल का जो कोशिश है, जो उसका वीडियो है, उसको आगे बढ़ाना, उसको प्रसारित करना, जन जन तक पहुंचाने में सहयोग करना,
ये परम राष्ट्रीय कर्तव्य है। और इस संबंध में मुझे जहां भी मौका मिलता है, 2 लोग मिल जाए, 4 मिल जाए, 100 लोग मिल जाए, 50 लोग मिल जाए, हर जगह यही बात मैं समझाता रहता हूँ, निवेदन करता रहता हूँ। तो जैसा कि पिछले किसी एपिसोड में मैं बताया गया था कि एक कोई मोदी अंधभक्त मिले थे और वो मोदी के पक्ष में अपने हिसाब से तर्क और अपने तरीकों से उनके पक्ष में सारी बातें रख रहे थे, लेकिन उनके सामने जब यह स्पष्ट किया गया कि हमारे देश के अंदर जो बाहरी जो ताकतें हैं, खासकर के चीन और पाकिस्तान इत्यादि जो है, उनसे अधिक खतरनाक ताकतें ये भारत के अंदर जो है राजनीतिक दलों के वेश में ये जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चांडा चौकड़ी काकस और कम्युनिस्ट इत्यादि हैं। और उनका जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम मतलब है कि उनका जो उनका जो मीडिया तंत्र है, जो पत्रकारों का गिरोह है, जिसको लुटियन पत्रकारों का गिरोह कहते हैं, जिसमें कि रवीश कुमार आता है, अविशाल शर्मा आता है, अजीत अंजुम आता है, आशुतोष आता है, मुकेश कुमार आता है, ये सब आते हैं। तो वो पत्रकारों का गिरोह, फिर चाटुकार इतिहासकारों का गिरोह, और फिर चाटुकार बौद्धिक वर्ग का गिरोह। तो ये पूरा इकोसिस्टम जो है, ये भारत के खतरनाक शत्रु हैं, दुश्मन हैं, और इन सारे दुश्मनों को पाला जा रहा है मोदी जी और उनकी सरकार के द्वारा। तो ये समझाया गया कि जो देश के खिलाफ गतिविधि में लिप्त है, सक्रिय है, वो तो देश का गद्दार है ही। जो इन गद्दारों को, जो इन गद्दार ताकतों को, देश की दुश्मन ताकतों को पाले पोसे ही नहीं, बल्कि इनके गद्दारी के पापों को भी ढके, इनके आगे घुटने टेके। जबकि बीजेपी अपने को दावा करती है कि वो राष्ट्रवादी पार्टी है। तो राष्ट्रवाद का तो यही तकाजा है कि भाई जो भी राष्ट्र विरोधी तत्व हैं उनको वो समूल नष्ट करे। तो समूल नष्ट करने के बजाय उनको पाल रही है, पोस रही है, उनके आगे घुटने टेक रही है, उनके पापों को ढक रही है, उनको हर हालत में बनाए रखना चाहती है किसी न किसी रूप में, और सिर्फ सत्ता के लिए कि उनको दिखा करके उनसे तुलना करके अपने पक्ष में चुनावी माहौल बनाना और सत्ता पर काबू करना। ये इसकी घिनौनी मंशा है बीजेपी की। तो और ऐसी मंशा जो है वो देशद्रोह है। तो वो जो है मोदी भक्त जो है इस पर चिल्ला उठा, हाँ मोदी जी देशद्रोही हैं और मैं उनका भक्त, मैं भी देशद्रोही हूं। इस पर उसी एपिसोड में मैं बताया गया था कि अब मोदी भक्त जो है अपने ऊपर देशद्रोह का भी आरोप, मोदी जी का अंधभक्ति में देशद्रोह का आरोप झेलने तक को तैयार हो रहे हैं कि जो लोग इन्हीं मोदी जी से, इन्हीं बीजेपी के साथ राष्ट्रवाद के नाम पर जुड़े थे। बात यहीं तक नहीं है, बात इसके आगे है कि जब ये बातचीत चल रही थी तो एक इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से एक सदस्य थे, माने जिनको आप मुसलमान कहते हैं, एक सदस्य थे। तो वो बोल उठे कि हाँ बीजेपी और मोदी जी देशद्रोही हैं। वो पलट के वार किया वो मोदी भक्त की साहब ये सपा के समर्थक हैं। मैंने तुरंत वार्न किया कि कोई भी सपा की गोद में बैठ करके बीजेपी को देशद्रोही नहीं कर सकता। कोई जो है जीएनपीसी कांग्रेसियों की गोद में बैठ करके
बीजेपी आरएसएस को देशद्रोही नहीं कर सकता। कोई कम्युनिस्टों की गोद में बैठ करके इस बीजेपी आरएसएस को देशद्रोही नहीं कर सकता। बीजेपी को देशद्रोही के रूप में साबित करने के लिए सर्वप्रथम भारतीय जनता दल की मानसिकता पर आना होगा, उसके दृष्टिकोण पर आना होगा, जिसके दृष्टिकोण का निर्माण हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, बाबा साहब अंबेडकर, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडलू इत्यादि की कुर्बानी और शहादत, और जिनकी बदौलत इस मुल्क को आपको आज़ादी नसीब हुई, तो उनकी कुर्बानी और शहादत की प्रेरणा से जो ये भारतीय जनता दल का निर्माण हुआ है, और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर देश में माहौल लाना, देश का निर्माण करना है और वो वातावरण लाना है। तो उस दृष्टिकोण से जब आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये बीजेपी सीधे रूप में देशद्रोही नहीं है। सारे देश के दुश्मनों को पालने वाली, सत्ता के लिए, सिर्फ सत्ता के लिए सारे देश के दुश्मनों को पालने वाली, पोसने वाली और उसके आगे घुटने टेकने वाली, उसके पापों को धुलने वाली, ये बीजेपी देशद्रोही है। सीधे रूप में वो जो है देशद्रोही नहीं है। इसलिए जो है वो कांग्रेसियों की गोद में बैठ करके कांग्रेसी जो खुद इस देश की सबसे बड़ी दुश्मन है, उसकी गोद में बैठ करके आप बीजेपी को देशद्रोही बोलेंगे, सपाइयों की गोद में बैठ करके बीजेपी को देशद्रोही बोलेंगे, ये कदापि संभव नहीं है। बीजेपी की देशद्रोही गतिविधि को जानना है तो भारतीय जनता दल के दृष्टिकोण पर आपको आना होगा, और ये समझना होगा ये बीजेपी महज सत्ता के लिए देश के दुश्मनों का भारत की पावन धरती से विनाश करने के बजाय वो सिर्फ सत्ता के लिए पाल रही है, पोस रही है और उनके आगे घुटने टेक रही है, उनके पापों को ढक रही है, ताकि वो जिंदा रहे, उन्हीं से तुलना की जाए और उन्हीं का वर्णन करके, उनसे तुलना करके अपने पक्ष में चुनावी माहौल बना जाए और माने अनवरत अनंत काल तक जो है सत्ता पर कब्ज रहा जाए। ये घिनौनी मानसिकता जो है देशद्रोही वाली मानसिकता बीजेपी की है। इसलिए उसकी ये गतिविधि जो है देशद्रोह की है और वो देशद्रोही, ये बात है। तो इसी संबंध में आगे बढ़ते हैं। एक कोई मनीष ठाकुर हैं और जितने भी ये पत्रकार हैं, मनीष ठाकुर और माने प्रदीप सिंह, हर्षवर्धन त्रिपाठी और ये आपके प्रदीप सिंह इत्यादि जो है, ये जिनका ये वर्णन करते हैं सिर्फ बीजेपी की सत्ता के लिए, उस वर्णन की आवश्यकता नहीं है, उन पर कार्रवाई की आवश्यकता है, उनको नस्बे नाबूद करने की आवश्यकता है। जो कि मोदी जी सत्ता की खातिर उनको नस्बे नाबूद करने की बजाय उनकी रक्षा कर रहे हैं। तो मोदी जी की इस निकम्मापनी और कायरता को छिपाने के लिए ही ये पूरी फोर्स लगी हुई है। प्रदीप सिंह वाली, हर्षवर्धन त्रिपाठी वाली, मनीष ठाकुर वाली और मनीष ठाकुर के साथ जो है वो सतीश चंद्र मिश्र वाली।
और सबसे बड़ी इन सबों की गद्दारी ये है कि ये सब कभी भी नेहरू को गद्दार नहीं कहते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी को गद्दार नहीं कहते हैं, ये सब कभी राहुल गांधी को गद्दार नहीं कहते, ये कभी भी इंदिरा गांधी को गद्दार नहीं कहते हैं और कभी भी राजीव गांधी को गद्दार नहीं कहते। इन सबों की देश के खिलाफ गद्दारी ये है। तो और दूसरा इनका यह है हिंदू मुस्लिम के गड्ढे में सारा कुछ, जैसे कुछ वर्णन करेंगे रवीश कुमार का, कुछ इसका बड़ा, लेकिन अंत में हिंदू मुस्लिम के गड्ढे में ये गिरते ही गिरते हैं। तो इसलिए इनका जो वर्णन करना भी राष्ट्रीय हितों के माने अनुरूप नहीं है और उसके प्रति बेईमानी है। कल एक वीडियो देखा गया। देखिए, वीडियो का वर्णन करने का जैसा कि पिछले कई एपिसोडों के माध्यम से बताया गया है, वीडियो का वर्णन करने का मतलब यह है कि इनकी मानसिकता को समझना पढ़ना हमारे देश के लिए, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए उनका वर्णन करना, उसका विश्लेषण करना बहुत जरूरी होता है। तो कल एक वीडियो देखा गया जिसमें मनीष ठाकुर जो कि मोदी भक्त हैं और उनके पत्रकार सतीश चंद्र मिश्रा, और कुछ तथ्य लाते हैं, वो ठीक है, लेकिन फिर जाकर के वो हर समस्या को बोलते हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम समस्या ही जो है, या जो है इस सारी समस्याओं की जड़ है। सवाल इस बात का है कि वो यहां तक बोल गए सतीश चंद्र मिश्रा महोदय कि भारत का बंटवारा हिंदू मुस्लिम का ही मुद्दा है। ये चीज जो है सतीश चंद्र मिश्रा को भी जानना चाहिए, पता नहीं जान करके या अनजान क्यों होते हैं, क्यों झूठ बोल रहे हैं। देश का बंटवारा जो है हिंदू मुस्लिम का है ही नहीं, यह अंग्रेजों की शाह पर, माउंटबेटन की शाह पर ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उनकी साजिश का ये दुष्परिणाम है, सिर्फ नेहरू को सत्ता दिलाने के लिए। इसलिए कि अंग्रेज चाहते थे कि सत्ता जो है सिर्फ नेहरू के हाथों में जाए। नेहरू ही इन अंग्रेजों को एक सेफ गलियारा यानी सेफ पैसेज दे सकता है। तो नेहरू को सत्ता दिलाने के लिए इन सबों ने देश को बांटा है और 25 से 30 लाख लोगों को मरवाया है। सतीश चंद्र मिश्र जैसे पत्रकारों को भी मालूम होना चाहिए और कम से कम देश को बताएं कि इस कांग्रेस ने देश के बंटवारे का प्रस्ताव पास किया हुआ है अपनी कार्य समिति और अपनी जनरल बॉडी के द्वारा। तो कम से कम उसको हिंदू मुस्लिम का नाम दे करके इस कांग्रेस के पाप को, मोहनदास करमचंद गांधी के भारत विरोधी पाप को, भारत के साथ गद्दारी के पाप को, जवाहरलाल नेहरू के भारत विरोधी या भारत के खिलाफ गद्दारी के पाप को धुलने की कोशिश न करें। ये कांग्रेस ने खुद देश के बंटवारे का प्रस्ताव पास किया हुआ है और यह सतीश चंद्र मिश्र जैसे, पता नहीं ये वीडियो वहां तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, लोग पहुंचाएंगे कि नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन यदि वो देखते हैं तो सतीश चंद्र मिश्र जैसे लोगों को बताना भी जरूरी है कि इस प्रस्ताव का विरोध सिर्फ एक ही व्यक्ति ने किया था। यानी भारत विभाजन का प्रस्ताव जो है विरोध सिर्फ एक ही व्यक्ति ने किया था, वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद।
ये सारे तथ्य को जाना जाना चाहिए। और यही नहीं, बल्कि जब कार्य समिति में जब ये कांग्रेस की कार्य समिति तैयार भी नहीं थी। कांग्रेस की कार्य समिति के जो सदस्य थे वो इस विचार के थे कि वैसे ही कांग्रेस पर यह तोहमत लगता है कि ये अंग्रेजी सरकार की सेफ्टी वाल्व है, कांग्रेस से अंग्रेजी सरकार से चिपकी हुई है, कांग्रेस के लिए मुखबिर और दलाल है, ये आरोप वो लगी रहा है। लेकिन अब देश बांटने का अब इल्जाम भी कांग्रेस जो है वो प्रस्ताव पास करके उसको झेले, यह कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों को मंजूर नहीं था। लेकिन ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी इस नेहरू को सत्ता दिलाने में इतना अंधा हो गया था कि उस कांग्रेस को दबाव मिल गया और उसने कई कुतर्क गढ़े। उसने सबसे बड़ा कुतर्क ये गढ़ा और उस कार्य समिति में, और हमारे सभी आदरणीय भाई जान कि कांग्रेस की यानी कार्य समिति में इस तरह का दखल, कांग्रेस की जो है उसकी जनरल बॉडी में इस तरह का दखल, और जिसके लिए कांग्रेस के कार्य समिति के लोग जो है मानसिक रूप से बिल्कुल तैयार नहीं थे। कांग्रेस की जनरल बॉडी के सदस्य जो है बिल्कुल नहीं तैयार थे। उसको दबाव मिल गया दखल दे करके लेने वाला ये मोहनदास करमचंद गांधी गद्दार जो है कांग्रेस का प्राथमिक सदस्य तक नहीं था ये। तो इसने जो कुतर्क गढ़ा इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने कि ये जवाहरलाल नेहरू माउंटबेटन के सामने एक धमकी दिया है। धमकी ये दिया है यदि उसको प्रधानमंत्री न बनाया गया तो कांग्रेस को तोड़ देगा। अब कांग्रेस के टूटने का खतरा आ गया है और इस नाजुक वक्त में कांग्रेस का टूटना जो है ये बहुत ही एक अशुभ और खतरनाक बात होगी। अब कांग्रेस को बचाने का बस एक ही मात्र तरीका है, देश को मान कांग्रेस को बचाने का एक मात्र तरीका है नेहरू को प्रधानमंत्री बनाना, और नेहरू का प्रधानमंत्री बनाने के लिए जरूरी है देश को बांटना। तो कांग्रेस को बचाने के लिए देश को बांटना जरूरी है। ये इस तरह का तर्क देकर वो गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी जो है उस कांग्रेस की कार्य समिति और कांग्रेस की जो सामान्य सभा या जनरल बॉडी पर हावी हुआ। तब जाकर के यह प्रस्ताव पास हुआ, जबकि लोग चाहते नहीं थे। जब कार्य समिति में यह प्रस्ताव पास हुआ उसी समय हमारे भारत के नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रॉविंस NWFP के नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खान। उनका उनके 3 नाम और थे। एक नाम तो उनका खान अब्दुल गफ्फार खान, दूसरा नाम था उनका बादशाह खान, तीसरा नाम था उनका सीमांत गांधी, और चौथा नाम था उनका फ्रंटियर गांधी। तो जब इस कांग्रेस की कार्य समिति ने देश की बंटवारे का प्रस्ताव पास किया, उसी कार्य समिति में ही खान अब्दुल गफ्फार खान या बादशाह खान रो पड़े और ये रो पड़े कि इन कांग्रेसियों ने हमें उन भेड़ियों के हवाले कर दिया है। और ध्यान रहे कि बंटवारे का दंश, भारत के बंटवारे की सजा इन कांग्रेसियों ने उनको दी जिन्होंने बंटवारे का विरोध किया। जो इलाके जो है
ने विरोध किया। और यहाँ तक कि जो बंटवारे की जो रेखा खींचने वाला, दीवार खींचने वाला जो अंग्रेज था, उसका नाम था रेडक्लिफ। रेडक्लिफ ने बस कहीं गया हुआ नहीं, घर में बैठे बैठे ही उसने जो है वो लकीर खींच दी। और इसीलिए किसी के आंगन को बांटते हुए, हमारे कुछ भारतीय भाई बहनों के आंगन को बांटते हुए वो दीवार निकली है। इसलिए जेएनपीसी का ये प्रचार कि देश का बंटवारा हिंदू मुस्लिम का मुद्दा था या टू नेशन थियरी की बात थी, बिल्कुल गलत। यह नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने के लिए ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी का गद्दारी का नमूना है। और वैसे भी विभाजन की बात वहां से शुरुआत होती है। हालांकि पाकिस्तान की मांग जो है पहली बार उठी है 1940 में। ये सतीश चंद्र मिश्र जैसे लोग जाने और तमाम लोग जाने कि जब पूर्ण स्वराज की घोषणा होती है 30 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के तट पर, कोई भी नहीं, चाहे मुस्लिम लीग हो, चाहे जिन्ना हो, चाहे कोई भी हो, वो ये नहीं कहते कि पहले पाकिस्तान का मसला पहले हल करिए, तभी जाकर के पूर्ण स्वराज का समर्थन होगा। ऐसा नहीं कहा। पूर्ण स्वराज की घोषणा 30 दिसंबर 1929 के 11 साल बाद जो है पाकिस्तान की मांग उठती है। इसका जवाब कांग्रेसियों को, बीजेपी वालों को, इसका जवाब जो सतीश चंद्र मिश्र जैसे लोगों को देना पड़ेगा। क्यों? और यही नहीं, जब वो जब 1940 में पहली बार पाकिस्तान की मांग उठी, और उसके 2 साल बाद जो है ये इसका एक नकली आंदोलन था इस मोहनदास करमचंद गांधी का, वो भारत छोड़ो वाला, जो कि कुछ ही दिनों के बाद वो फ्लॉप हो गया। और इसके बाद जब आज़ाद हिंद फौज 1942 में वह अंग्रेजी सेना को हराते हुए रंगून से कोहिमा तक आ गई थी, तो और आज़ाद हिंद फौज के 60,000 सैनिकों में से 28,000 सैनिक शहीद हो गए थे देश की आज़ादी के लिए, अंग्रेजी सेना को हराते हुए। तो आज़ाद हिंद फौज की कुर्बानी शहादत से प्रेरित होकर के अंग्रेजी सेना में बगावत शुरू हो गई। और सबसे पहले बगावत शुरू हुई उसकी नौसेना में, उसके रॉयल इंडियन नेवी में, रिंद में। और फिर और भी जो सेना के अंग थे उनमें बगावती सुर या बगावती धुएं उठने लगे थे। और जाहिर है कि अंग्रेज इस देश पर शासन जो है सेना के बल पर और पुलिस के बल पर कर रहे थे। और जब सेना में ही बगावत हो जाए, जब पुलिस में ही बगावत हो जाए, तो कब तक वो रह सकते थे। और इस बगाव से वो इतने भयभीत हो गए थे कि जितने भी अंग्रेज अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, और यदि सेना में बगावत हो जाए, लोग बगावत पर माने उतर आए, आमादा हो जाए, तो फिर उनके परिवारों का क्या होगा। तो अंग्रेज और फिर ये मोहनदास करमचंद गांधी मिलकर ये तय किए कि इनकी सत्ता ये देनी है तो उसको दिया जाए जो कि अंग्रेजों के लिए, अंग्रेज अधिकारियों के लिए जो है एक जो है सुरक्षित गलियारा दे सके, सेफ पैसे दे सके। तो तभी से ये तीनों के तीनों माउंटबेटन और गांधी और नेहरू जो है ये साजिश करने लगे कि सत्ता जो है सिर्फ जो है वो नेहरू को मिले। लेकिन अब उन सबों ने फार्मूला ये निकाला कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष रहेगा
वही जो अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 में जो अंतरिम मंत्रिमंडल है उसका प्रधानमंत्री बनेगा। अब चूंकि कांग्रेस लगभग मर चुकी थी, उसकी गतिविधि बिल्कुल मर चुकी थी, तो किसी को यह फिक्र नहीं थी कि कांग्रेस अध्यक्ष कौन है, और कांग्रेस अध्यक्ष भी था तो वो उतनी उसकी सक्रियता भी नहीं थी। तो इसलिए मौलाना आजाद जो है 1940 लेकर 1946 तक 7 साल, जबकि कांग्रेस का संविधान था कि कोई भी अध्यक्ष सिर्फ 1 साल के लिए होगा, लेकिन वो 7 साल तक बने रहे थे। इसलिए कि किसी को चिंता ही नहीं थी, और न किसी की चिंता थी, न कांग्रेस में कोई सक्रियता थी। देश की आजादी के लिए बोला जा रहा है, तो वो बने रहे। ये सारे तथ्य है ना, यानी सिर्फ 42 वाला जो सन 1942 वाला भारत छोड़ो जो कि फ्लॉप हो गया था, इसके अलावा जो है कांग्रेस की यानी कोई भी गतिविधि नहीं थी। और इस झूठ को छिपाने के लिए इन सबों ने एक हवा खड़ा किया कि दे दी हमें आजादी, बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। बताइए कि जो है वो ये मोहनदास करमचंद गांधी ने अपने उस लाठी से जो भगा दिया अंग्रेजों को। लेकिन अब तो ये तथ्य जो है वो मीडिया पर भी आने लगे हैं। क्लीमेंट एटली जो कि 15 अगस्त 1947 को जो है वो के समय जो प्रधानमंत्री था और जिसने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो पास करवाया था क्लीमेंट एटली, तो उसने भी कबूला, जबकि वो बाद में 1955 या 56 में भारत आया था और उनसे मिलने के लिए वो पश्चिम बंगाल के गवर्नर, एक्टिंग कार्यवाहक राज्यपाल न्यायमूर्ति वो फणिभूषण चक्रवर्ती जब मिले तो उनके सामने वो क्लीमेंट एटली ने खुलासा किया कि सिर्फ सुभाष चंद्र बोस और उसकी सेना के कारण ही जो है अंग्रेज भारत से भागने को मजबूर हुए। ये अब बिल्कुल साफ हो गया। लेकिन फिर भी ये झूठ चल रहा है अभी भी, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, ये चल रहा है। तो अब जब ये मालूम हुआ कि अंग्रेज जाने वाले हैं सन 1942 में, इस बात को इन दोनों गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने सूंघ लिया कि अब अंग्रेज जाने वाले, अब सत्ता सिर्फ नेहरू को ही मिले, इसकी साजिश करने लगे। तो जब ये फार्मूला तैयार हुआ कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष रहेगा वही अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 में उसका प्रधानमंत्री होगा, यानी इंटरिम कैबिनेट का प्राइम मिनिस्टर होगा। और उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष थे जो कि 7 सालों से चले आ रहे थे, मौलाना आजाद। तब ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी मौलाना आजाद के पास जाता है और मौलाना आजाद से कहता है कि आप इस्तीफा दीजिए। उनसे इस्तीफा लेता है और उनसे ये भी कहता है कि आप सार्वजनिक रूप से घोषणा करिए कि वह नेहरू के पक्ष में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहे हैं। मौलाना आजाद ने अपनी आत्मकथा, अपनी ऑटो बायोग्राफी में लिखा है कि उस मोहनदास करमचंद गांधी ने जब ये कहा कि इस्तीफा दीजिए तो तुम्हारे इस्तीफा दे दिया। लेकिन मैंने उस मोहनदास करमचंद गांधी की ये बात नहीं मानी कि मैं सार्वजनिक रूप से पब्लिकली मैं घोषणा करूं कि मैं ये इस्तीफा नेहरू के पक्ष में, नेहरू के लिए या नेहरू के पक्ष में मैं दे रहा हूं। तो मैंने ऐसा नहीं किया। लेकिन वो मोहनदास करमचंद गांधी नेहरू के पक्ष में एक माहौल बनाने के लिए इस तरह की घोषणा मौलाना आजाद से
करवाना चाह रहा था, जिसको कि वो नहीं किए। अब इसके बाद आया कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव। तो कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की बात जब आई तो कांग्रेस के संविधान के अनुसार जो प्रांतीय इकाइयां जो है प्रस्तावित करती थी, तो 15 में से 12 ने प्रस्तावित किया था, ये जानते हुए कि जो कि सरदार पटेल ही जो है कांग्रेस अध्यक्ष बनेंगे, इसके बाद वो अंतरिम मंत्रिमंडल के प्रधानमंत्री बनेंगे। यही सोच करके तो 15 में से 12 ने समर्थन दिया सरदार पटेल के पक्ष में। दो ने समर्थन दिया था सीता वीरमैया, पट्टा वीरमैया के पक्ष में, और एक जेबी कृपलानी के पक्ष में। अब यहीं से गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की देश के खिलाफ गद्दारी जो है वो शुरू हो जाती है। इसने क्या किया कि सीता वीरमैया, पट्टा वीरमैया और इनसे जेबी कृपलानी से नेहरू के पक्ष में वो जो है एक लिखित इस्तीफा ले लिया। और ये जो है इस तरह का नाटक जो है वो मोहनदास करमचंद गांधी के ज़माने से ही वो चल रहा है। मान लीजिए कोई अध्यक्ष, हालांकि ये एक नकली किस्म का खड़गे ये चुन लिया गया है, लेकिन बराबर यदि नेहरू परिवार के आशीर्वाद के बिना यदि कोई कैंडिडेट जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए यदि जीत भी जाता है या खड़ा होता है, तो उससे एक पहले से लिखा लिखाया एक फॉर्मेट रहता है कि मैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी इत्यादि गांधी के पक्ष में इस्तीफा दे रहा हूं। इस तरह का बराबर रहा, उसमें भी रहा। तो उसमें भी ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी वो लिखा लिखाया पहले से, और जिस पर कि सिर्फ दस्तखत करना बाकी रहता है, वो इनसे सीता वीरमैया, पट्टा वीरमैया और जेबी कृपलानी से ले लिया। सरदार पटेल इसके लिए तैयार नहीं थे, शुरू में तैयार नहीं थे वो। तो जब कार्य समिति की मीटिंग हुई, जब वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई, तो ये इस मोहनदास करमचंद गांधी ने, देखिए ये पूरी गतिविधि जो कंट्रोल कर रहा था ये मोहनदास करमचंद गांधी, जैसा कि अभी बताया गया है, वो कांग्रेस का प्राथमिक सदस्य तक नहीं था, और इस तरह से उसकी कार्य समिति को संचालित कर रहा था, उसका कंट्रोल कर रहा था, सबको दबा रहा था। इतना अनैतिक भी था ये मोहनदास करमचंद गांधी। तो इसने कहा कि तो उस कार्य समिति में इसे मोहनदास करमचंद गांधी जो है वो नेहरू की ओर इशारा करते हुए कहा कि पंडित जी आपके पक्ष में तो कोई नहीं है। तो ये नेहरू जो है वो सर झुकाया था, उसको मालूम था कि कोई न कोई तिकड़म ये करेंगे मोहनदास करमचंद गांधी। तो फिर जो है वही पहले से लिखा लिखाया प्रिंटेड जो है फॉर्मेट कि मैं नेहरू के पक्ष में इस्तीफा दे रहा हूं, वो कागज जो है इसने बढ़ा दिया अपने हाथों से, ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी सरदार पटेल के आगे, अब सबके सामने अब वो दबाव में आ गए और उन्होंने उस पर दस्तखत कर दिया। अब ये गद्दारी थी मोहनदास करमचंद गांधी की, नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनवाकर उसको प्रधानमंत्री बनाने की। किस नेहरू? जिसके पक्ष में एक भी कांग्रेसी नहीं है। अब सवाल यह है, और इस नेहरू को देश भी नहीं चाहता था। मैं कई लोगों से पूछा, और खास करके ये जब मैं वो इंटरमीडिएट वगैरह में जब माने 70s माने 70 के दशक में हमने जो उसमें काफी उसमें 70 के दशक में जो काफी बुजुर्ग थे, 70, 75, 72 साल के लोग थे, मैंने उनसे पूछा कि भाई ये चीज हमको
दिमाग में अब हमको डाइजेस्ट नहीं होती है, नहीं पचती है कि भाई ये आज़ादी लो, अब आज़ादी के पहले जो है वो विभाजन लो, देश का बंटवारा लो, तो बात क्या थी। तो उन्होंने कहा कि वो लोग कह रहे थे कि जो जब देश के ऊपर मैंने सत्ता की खींचतान में जब देश को बांटने के खतरे की चर्चा चल रही थी, तो उसी समय जिन्ना साहब के मेडिकल सेक्रेटरी ने कांग्रेसियों को पत्र लिखा था कि भाई कि ये जिन्ना साहब को बोन टीबी हुई है, माने उनके हड्डी में तपेदिक हुआ है। तो उनके इस चिट्ठी का आशय यह था कि भाई ये कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, कुछ दिन वो माने कुछ ही वक्त के मेहमान है। वो वक्त जो है कुछ दिन भी हो सकता है, महीना भी हो सकता है, और एक साल भी हो सकता है। तो वो चिट्ठी जो है पूरे देश के लोगों में वो सार्वजनिक हो गई थी, फैल गई थी। तो पूरे देश लोगों का ये मन था कि भाई यदि देश को माने बंटने के खतरे से बचाना है तो जिन्ना साहब को ही देश का पहला प्रधानमंत्री बनना चाहिए, क्योंकि इससे कम से कम इससे फायदा है, नुकसान नहीं है। फायदा यह है कि देश के ऊपर जो विभाजन का जो खतरा मंडरा रहा है, उस खतरे से ये देश जो है बच जाएगा। और नुकसान क्यों नहीं है कि जब कुछ ही वक्त के मेहमान है तो कोई खतरा भी नहीं है। तो काफी अवाम, जो उस समय की अवाम जो है वो बुजुर्ग बता रहे थे हमसे 70 के दशक में कि काफी अवाम जो है जिन्ना साहब के पक्ष में थी ताकि देश न बटे। तो देश के लोग भी जिन्ना साहब को चाहते थे, कांग्रेस चाह रही थी सरदार पटेल को। इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू को कोई नहीं चाह रहा था सिवाय उस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और माउंटबेटन के। फिर भी ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी जो है इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू को ही प्रधानमंत्री की सत्ता पर बिठाया। जब इससे पूछा गया इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी से कि भाई इस जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में तो कोई नहीं था, पूरी कांग्रेस जो है वो सरदार पटेल के पक्ष में थी, फिर भी आपने इसे जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री आपने बनवाया। तो उसका जवाब क्या था, इस मोहनदास करमचंद गांधी का जवाब क्या था, ये जवाहरलाल नेहरू जो है अच्छी अंग्रेजी बोलता है, विदेशों से अच्छा संबंध रखने में काफी काबिल है, और ये कुल मिलाकर के अच्छा अंग्रेज है। ये हमारे देश के लोग, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा ये इस पर गौर करें कि जिन अंग्रेजों को भगाने के लिए हमारे देश के 7 लाख हमारे क्रांतिकारी, अमर शहीद, देशभक्त अपने प्राण दे दिए, फिर आज़ादी में तथाकथित आज़ादी के बाद भी ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी फिर उस नेहरू के रूप में एक अंग्रेज को ही बिठा रहा है। तो कितना बड़ा ये गद्दार था ये मोहनदास करमचंद गांधी। बाकी तो देश को इसने क्या धोखा दिया कि मुंह से बोलता रहा कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, इसकी सारी करतूत थी देश को बांटने की। देश के इस विश्वास को कि भाई जब ये बुढ़ा कह रहा है कि भाई कि पाकिस्तान इसकी लाश पर बनेगा, तो ये बुढ़ा जो है वो देश को बंटने नहीं देगा, ये आंदोलन करेगा, अभियान चलाएगा, जो है वो हड़ताल करेगा, धरने पर बैठ जाएगा, आमरण अनशन करेगा, जान भी दे देगा।
लेकिन जैसा कि कह रहा है तो पाकिस्तान को बनने नहीं देगा। किसी को क्या मालूम कि ये मुंह से तो ये कह रहा है लेकिन अंदर खाने में इसी की साजिश चल रही है। तो देश के साथ इसने विश्वासघात किया। इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने मुंह से बोलता रहा कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, और इसी ने देश को बंटवाया। और बंटवाया ही नहीं बल्कि 25 से 30 लाख लोगों की जानें गई और 3 करोड़ ऊपर से हमारे भारतीय भाई बहनों के घर उजड़े। इतना बड़ा अभिशाप दे गया ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी सिर्फ नेहरू को सत्ता दिलाने के लिए। ये तथ्य जो है सतीश चंद्र मिश्र ऐसे पत्रकार तमाम लोग जाने, देश भी जाने, लेकिन इस बात को छिपाने के लिए तमाम ये जीएनपीसी कांग्रेसी इसका आरोप जो है कभी वो सावरकर के ऊपर डालते हैं कि जो है 2 नेशन थियरी के वो थे, फिर वो जो है सर सैयद अहमद खान के ऊपर डालते हैं कि उन्होंने 2 नेशन थियरी की बात कही। सर सैयद अहमद खान का सन 1872 का कोई वक्तव्य पढ़ ले, वो हिंदू मुस्लिम एकता के बहुत बड़े कट्टर जो वो समर्थक थे। सर सैयद अहमद खान जो है वो फिर ये सब बातों के झमेले से दूर होकर के उन्होंने एक एंग्लो मोहम्मडन कॉलेज की स्थापना की, जो कि 1920 में आकर के वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना, उसमें लग गए। तो ये कांग्रेसी जो है दो ही पर वो डालते हैं इसका आरोप। एक तो जो देश विभाजन का जो आरोप जो है, जो मरते हैं गढ़ते हैं ये सब कांग्रेसी जो है, एक जो है सर सैयद अहमद खान के ऊपर, और दूसरा जो है ये जिन्ना के ऊपर। ये तो तथ्य है, लेकिन जो मानसिकता जो काम कर रही है सतीश चंद्र मिश्र जैसे लोग और काफी जो कट्टरवादी तत्व हैं हमारे हिंदू सनातन में, इसका इल्जाम जो है वो हिंदू मुस्लिम बना करके हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों पर डालते हैं। सीधे गद्दार नेहरू को, गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को हमेशा बचाने की कोशिश करते हैं। और इससे भी बड़ा अपराध इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का एक तबका है, और खास करके बौद्धिक वर्ग का तबका है, ऐसे तबका है जो है इन कांग्रेसियों को, इस मोहनदास करमचंद गांधी को और इस नेहरू को देश के बंटवारे का जिम्मेदार नहीं मानता। मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू को देश का गद्दार नहीं मानता है। बहुत बड़ा तबका, बहुत बड़ा तबका तो हम नहीं कहते कि तबका है। और बौद्धिक वर्ग तो बिल्कुल इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का जो बौद्धिक वर्ग है वो पूरी तरह से इन जो जेएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी और जो है आपका ये कॉकस गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी कॉकस और कम्युनिस्ट तो आप छोड़ दीजिए, इसको और इसके जवाहरलाल नेहरू और इसे मोहनदास करमचंद गांधी को देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार नहीं मानता। वो बराबर जो है वो हमेशा बीजेपी विरोध और आरएसएस विरोध। अरे हमने तो एक जो है वो कहीं बात हो रही थी कि सपा समर्थक था इस्लाम आस्था का, सपा समर्थक था एक इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके का, वो कह रहा है कि देश का बंटवारा बीजेपी ने किया। हमने पूछा कि भाई बीजेपी तो तब थी ही नहीं। मैंने कहा कि आपको पता है कि बीजेपी या जनसंघ का जन्म कब हुआ था? तो बोला नहीं, मतलब जनसंघ का जन्म हुआ है 1952 में और बंटवारा हुआ है 1947 में।
तब जाकर के वो चुप हुआ। मतलब तो इस तरह से, और इससे बड़ा अभिशाप क्या हो सकता है कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में 50 साल तक ये रहा कि बीजेपी को हराओ, और कोई उसमें मुद्दा काम करता ही नहीं था, सिर्फ बीजेपी को हराओ। देश के इतने बड़े गद्दार जीएनपीसी, इतने बड़े गद्दार कम्युनिस्टों पर जो है, इनकी गोद में बैठ करके, इन गद्दारों की गोद में बैठ करके हमारे और इन्हीं का वोट बैंक बन करके जो बीजेपी को हराने का एकमात्र मुद्दा, एकमात्र जो है वो मुद्दा चल रहा था हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में। और आज भी और ये कहना जो है अतिशयोक्ति नहीं, अतिशयोक्ति में क्या, ये सच्चाई है। सबसे बड़ी सच्चाई है कि हमारा इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का तबका, अब ये बात जरूर है कि भारतीय जनता दल ने जो इतने सारे तथ्य जो कि 4.5 साल से ये तथ्य रख रहा है, तो हो सकता है कि कुछ जागरूकता आ गई हो, तो लेकिन वो इस जीएनपीसी को, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस को देश का दुश्मन नहीं मानता। मोहनदास करमचंद गांधी को देश का गद्दार नहीं मानता। जवाहरलाल नेहरू को इस देश का गद्दार नहीं मानता। इंदिरा गांधी को इस देश का गद्दार नहीं मानता। राजीव गांधी या सोनिया गांधी, बल्कि उनसे इन देश के दुश्मनों के साथ चिपकता है वो। ये और दूसरा जो सबसे बड़ी कमी है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की, अब वो कमी शायद जो है यानी भारतीय जनता दल की इस प्रचार से हो सकता है कि कुछ कमी उसमें आई हो, तो जो सबसे बड़ा माने वो ड्रॉबैक है कि ये तबका जो है देश विरोधी जो ताकतें हैं, देश की जो दुश्मन ताकतें हैं, उसके झूठ और अफवाह का सबसे पहले और सबसे अधिक शिकार बनता है। बिल्कुल। अब इसमें ये वीडियो पर देखा गया था, तो कोई इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहन का तबके का कोई सदस्य था, कह रहा कि मोदी जी ने वो लाल किला बेच दिया है, अब जो है वो ताजमहल बेचने वाले। इस तरह का दुष्प्रचार तो चल रहा है। मोदी जी जो इस देश के विकास के लिए जो कार्य कर रहे हैं, उसको ढकने के लिए ये जीएनपीसी के लोग, कम्युनिस्टों के लोग और लोग जो है इस तरह का दुष्प्रचार किए हुए हैं कि मोदी जी सब बेच दिए हैं। लाल किला, ताजमहल, रेलवे, हवाई जहाज, इंश्योरेंस सब कुछ बेच दिए। इसी का तो आधार बनाया जो है वो किसान आंदोलन में, कि मोदी जी ने सब कुछ बेच दिया है अडानी और इसको अंबानी को। अब आपकी जमीन भी वो बेचने जा रहे हैं जो कृषि कानून के जरिए। लेकिन सवाल इसके बाद उठता है कि इनके जो 12 करोड़ कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं बीजेपी को, वो करते क्या हैं, किस काम के लिए हैं वो? ये मुट्ठी भर जो है वो कम्युनिस्ट के और जो है कांग्रेस के और ये लोग जो है माने हमारी आवाम को झूठ और अफवाह का शिकार बना रहे हैं। और ये बीजेपी जो कि कहती है कि हम विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, क्योंकि हमारे पास 12 करोड़ कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं, वो हाथ पर हाथ रखे रहते हैं और ये मुट्ठी भर जो है हमारी आवाम को झूठ और अफवाह का शिकार बना ले जाते हैं कि मोदी जी ने सब बेच दिया, ये कर दिया, सिर्फ इसलिए कि मोदी जी का जो विकास का इतना बड़ा व्यापक पैमाने पर इस देश को आर्थिक मजबूती देने के लिए जो कार्यक्रम जो चल रहा है, उसको ढकने के लिए इस तरह का जो अफवाह जो है
ये सब जो है जेएनपीसी वाले, कम्युनिस्ट वाले और भी इस तरह का झूठ और अफवाह फैला रहा है कि मोदी जी ने सब बेच दिया। और बीजेपी के 12 करोड़ कार्यकर्ता पदाधिकारी हाथ पर हाथ रख करके बस बैठे हुए हैं। तो ये भी सवाल उठता है कि बीजेपी के जो 12 करोड़ कार्यकर्ता हैं, यानी देश के लिए हैं कि नहीं है, देश के काम के लिए सिर्फ चुनाव, वो सिर्फ चुनाव जिताने, मैंने बीजेपी के लिए चुनाव जिताने की मशीन भरा है, देश के लिए नहीं है। देश पर जब इतना बड़ा संकट हो कि इतना बड़ा झूठ और अफवाह ये फैलाया जा रहा है, उसके निवारण के लिए नहीं है ये बीजेपी के 12 करोड़ कार्यकर्ता और पदाधिकारी, ये भी है। तो वही तो फिर जो है बड़े धड़ल्ले से वो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके का सदस्य कह रहा था कि मोदी जी ने वो लाल किला बेच दिया है, ताजमहल बेचने वाले उन्होंने इसके पहले वो बेच दिया। शर्म भी नहीं आती ये कहते हुए। तो कहानी का सारांश ये है, भारतीय जनता दल ने ये बताया है, इस देश में एकता की बहुत जरूरत है, भारतीय एकता की बहुत जरूरत है। और उस भारतीय एकता की ये हिंदू मुस्लिम एकता, मतलब कि मैंने हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों और इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के बीच की एकता, मैंने हिंदू मुस्लिम एकता भारतीय एकता की रीढ़ की हड्डी है, उसकी मेरुदंड है, स्पाइनल कार्ड है। तो लेकिन उसी हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए ये पूरी बीजेपी वाली ब्रिगेड, जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांडा चौकड़ी वाली ब्रिगेड और ब्रिगेड वो लगी हुई है। और इसकी विशेषता क्या है, ये मोदी और बीजेपी की जो ब्रिगेड है वो जो है उसकी जो मानसिकता है वह जीएनपीसी को या मोहनदास करमचंद गांधी को या जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी या राजीव गांधी या सोनिया गांधी, राहुल गांधी इत्यादि को देश का गद्दार नहीं मानती है, न मानती है, न मानने देती है। उसका सिर्फ टारगेट होता है सिर्फ उसको हिंदू मुस्लिम करके हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों पर आक्रमण करना। और उसी प्रकार हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की ओर से है कि उन्होंने पूरी मानसिकता खाली कर दी है सिर्फ बीजेपी और आरएसएस के विरोध में। उनको ये जीएनपीसी देश का गद्दार नहीं दिखती है। हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का अधिकांश जो तबका है वह जीएनपीसी कांग्रेस जिसे आप कहते हैं इस देश का गद्दार नहीं दिखती है, कम्युनिस्ट वाले गद्दार नहीं दिखते हैं। सपा जो है वो समाज विरोधी नहीं दिखती है। टीएमसी इस देश का गद्दार नहीं दिखती है। तो ये अभिशाप है इस देश का। तो दोनों दृष्टिकोणों को अब आप मिला दीजिए, जो हिंदू सनातन के कट्टरवादी तत्व हैं, जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के कट्टरवादी तत्व हैं, दोनों को दृष्टिकोणों को यदि एक साथ मिलाइए तो पता लगेगा कि इनकी जो है हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की कट्टरवादी तत्वों की ओर से यानी जो है इनके लिए ये हमारा जो हमारा इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों का तबका ये देश के लिए खतरा है। हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के कट्टरवादी तत्वों के अनुसार ये बीजेपी और आरएसएस खतरा है। लेकिन जो असली खतरा है जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांडा चौकड़ी और उसके मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये खतरे दोनों ओर से जो है साफ साफ बच जा रहे हैं। यही इस देश का सबसे बड़ा अभिशाप है। और इसीलिए भारतीय जनता दल की बहुत सख्त जरूरत है। इसीलिए भारतीय जनता दल कह रहा है कि इसकी वीडियो को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की घंटी बजाइए।
शेयर करिए, लाइक डिसलाइक ये आपके हाथों में है। पसंद आए तो लाइक करिए वरना मत करिए, या डिसलाइक करिए, लेकिन शेयर वो जरूर करिए। भारत विभाजन एक बहुत बड़ा पाप है, पूरे इतिहास में देख लीजिए ना, पूरे इतिहास में देख लीजिए, जितने भी युद्ध हुए हैं तो उसमें जो जनहानि हुई है, किसी में 5,000, किसी में 10,000, किसी में 15,000, 20,000, 50,000, लाख भी नहीं पहुंचा है। लेकिन ये आजादी के नाम पर 25 से 30 लाख लोगों की हत्या करवाई है मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू, यानी मतलब इन दोनों गद्दारों ने। बताइए, और इन सबों ने क्या किया, ये देश को बांटने वाले को, जिसने देश को बांटा उसको इन सबों ने कहा दिया कि ये हमारे राष्ट्रपिता हैं, और जिसकी साजिश से हमारे 25 से 30 लाख लोग मारे गए, तो बोला गया कि ये अहिंसा के पुजारी हैं। और जिसने इस देश के साथ विश्वासघात किया, देश ने विश्वास कि भाई जो कह रहा है कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, और पाकिस्तान इसने बनवा दिया, और पाकिस्तान बनने के 4-6 महीने बाद ही मरा ये 30 जनवरी 1948 को। तो जिसने देश के साथ विश्वासघात किया, उसको इस एनपीसी वालों ने, अब ये मोदी और बीजेपी वाले कहते हैं कि ये सत्य के पुजारी है। ये तो अभिशाप। तो ये दोनों गद्दार जो है, मोहनदास करमचंद गांधी इस देश का पिता बन गया, और जो नेहरू जो है इस देश का चाचा बन गया। बहुत कुछ बताना है, तो इन्हें आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार।